नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद है प्रकाश मिश्रा जी, जो प्रदेश प्रभारी है सवर्ण आर्मी बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार। सवर्ण आर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, बहुत लोगों को दर्द भी हो रहा है और पीड़ा भी हो रही है, जैसा कि आप जो है कह रहे हैं। तो क्या समस्या आ रही है, लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है सवर्ण आर्मी से, जब हर वर्ग अपनी आवाज उठा रहा है? और ऐसे में जो है आप लगातार एक पूरे उस शोषित समाज की आवाज उठा रहे हैं जो आधुनिक युग में वास्तविक रूप से शोषित है। जी, सवर्ण आर्मी से दिक्कत इस बात की है लोगों की कि हम इकट्ठा हो रहे हैं। जी, जब हम इकट्ठा नहीं थे पहले तो इसका विभिन्न तरीकों से फायदा उठाया जाता था। सवर्ण आर्मी अभी देश में एक ज्वलंत मुद्दा हो गया है। स्वर्ण आर्मी देश में, मेरा कहना यह है कि आज के डेट में स्वर्ण आर्मी एक ज्वलंत मुद्दा हो गया है। स्वर्ण आर्मी की बढ़ती प्रकोप से लोगों को ईर्ष्या और जलन हो रही है कुछ संगठनों की, जो कि अच्छा भी है हमारे लिए। जी, लेकिन जो शोषण देश भर में हो रहा है वो तमाम आर्मी बना बना करके लोग कह रहे हैं, लेकिन शोषण पर आप क्या कहेंगे? सवर्ण कहाँ शोषण करते हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, सवर्ण का जो शोषण हो रहा है देश भर में, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जो सवर्ण का जो शोषण हो रहा है पूरे देश में, जब हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग अपना अपना संगठन बना करके आवाज उठा सकते हैं, तो ऐसे में किन लोगों को तकलीफ है और किन्हें ये प्रॉब्लम है कि सवर्ण अपनी आवाज न उठाएं, न आयोग की मांग करें, न आरक्षण पर बोलें, न SC ST पर बोलें? तो क्या समस्या जो है और क्या मांगे हैं सवर्ण आर्मी की, आज विस्तार से आपसे जानेंगे भी। और हम चाहते हैं कि सवर्ण आर्मी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी, सवर्ण का आज से ही नहीं, स्वर्ण का 70 सालों से शोषण हो रहा है। जब जब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को कुछ दिन के लिए आरक्षण दिया था कि इस आरक्षण देने से दलित थोड़ा ऊपर उठेंगे, लेकिन दलित ऊपर उठने के बजाय स्वर्णों को गरियाते रहे और कहते हैं कि स्वर्ण उनका शोषण करते हैं। हम कैसे उनका शोषण करते हैं? शोषण तो हमारा हो रहा है। एक आरक्षित सीट पे हम जाकर खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर वो जनरल सीट है तो उस पर दलित भी खड़ा हो सकता है, उस पर OBC भी खड़ा हो सकता है। तो शोषण हम कहाँ कर रहे हैं? शोषण तो हमारा हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि समानता की बात जिस तरह से की जाती है, क्या समानता ऐसे ही आएगी अगर आरक्षण रहेगा, SC ST रहेगा और ये तमाम चीजें, चाहे वो शिक्षा हो फिर या फिर एजुकेशन हो, हर चीज में जो है, या फिर नौकरी की बात हो, हर जगह मतभेद हो रहा है। ऐसे मतभेद के बीच में आपको लगता है कि उम्मीद बनकर के सवर्ण आर्मी सवर्णों के हितों में जो है काम कर पाएगी? और या फिर सवर्ण कैसे यकीन ये करे कि जैसे पहले संगठनों ने उन्हें ठगा है, गुमराह किया है, शुरुआत में भीड़ जोड़ी है और फिर किसी पार्टियों को समर्पित हो जाते हैं, लेकिन उनकी बात फिर न कोई विधायक करता है, न कोई सांसद करता है? क्या आगे प्लान है, क्या चीजें हैं आपकी, किस तरह से आप जो है देखते हैं कि आने वाले समय में सवर्णों का भविष्य कैसे जो है तय होगा? केशव जी, ये बहुत दुर्भाग्य है। ये जो बहुत दुर्भाग्य है जो कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि भिन्न भिन्न संगठनें जाकर अपने समाज को बेच देती है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। स्वर्ण आर्मी, देखिए, स्वर्ण आर्मी इसलिए स्वर्णों की मांग है, इसीलिए हमको लगता है कि स्वर्ण आर्मी को अच्छा सफलता मिलेगा और स्वर्ण आर्मी हमेशा स्वर्णों का साथ देगी, क्योंकि इसके कई कारण है। हम बिना स्वार्थ किसी का सेवा करते हैं, हम बिना स्वार्थ अपने समाज की मांग को उठाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा ये शोषण कर रहे हैं, हम शोषण का रोना नहीं रोते हैं, जबकि 70 सालों से हमारी शोषण हो रही है। संविधान भी हमारी शोषण करता है। संविधान ने मात्र 10 वर्षों के लिए, आपको पता होगा, आरक्षण दिया था दलितों को कि इससे उठेंगे, ऊपर उठेंगे, लेकिन 10 साल बाद और आरक्षण में परसेंटेज बढ़ाए जा रहे हैं। बढ़ाया जा रहा है कि नहीं? लेकिन भीम आर्मी के द्वारा आरोप ये भी लगाया जाता है कि मंदिर में जो ट्रस्ट बनाया गया है, भीम आर्मी के द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो मंदिर में, अयोध्या मंदिर का जो ट्रस्ट है, उसमें कोई दलित नहीं रखा गया, कोई पुजारी किसी मंदिर में नहीं रखा जा रहा है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जा गया है इतने वर्षों तक।
और उनका शोषण भी किया है। तो ये इसे कैसे जो है आप देखते हैं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या भीम आर्मी कभी रामायण नहीं पढ़ती है? क्या भीम आर्मी कभी गीता नहीं पढ़ती है? मंदिर में ये स्वयं भगवान ने कहा है कि पूजा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही करते हैं। वेद कौन जानता है? वेद कौन पढ़ता है? वेद पे ज्ञाता कौन होता है? उसकी ब्राह्मण ही होता है। आप पढ़ो ना, लिखा हुआ है कि कैसे, मैं आपको कविता सुनाना चाहता हूँ। एक तो अभी मेरे मन में आ रहा है कि उसको मैं अभी याद करके आपको सुनाऊंगा। बहुत अच्छा है कि ब्राह्मण ही पूजा करते हैं। देवता के घर में भी अगर पूजा होता है तो ब्राह्मण ही करते हैं, तो मंदिर में ब्राह्मण क्यों नहीं पूजा करेंगे? और मंदिर के ट्रस्ट से जब आपको इतना दिक्कत है, मंदिर के ट्रस्ट से आपको इतना दिक्कत है, अगर आपको मंदिर का ट्रस्ट चलाना है तो एक काम करिए ना, सारे मंदिर का आप जितने भी उसका आमदनी आप ले लीजिए और आप अपने विधायकी और सांसदी का टोटल 5 वर्ष काम को दे दीजिए, मंदिर को दे दीजिए। आप करेंगे? नहीं करेंगे, पीछे भाग जाएंगे। ये सिर्फ कहते हैं कि ट्रस्ट में इतना फायदा होता है, पंडितों को इतना फायदा होता है। शादियों में डीजे का आप 50,000 रुपया दे देते हैं, पंडित को कितना देते हैं आप? जी, लेकिन उनका जो शोषण है, जो उनका कहने का जो मतलब है कि लगातार वो अपनी सेनाएं बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं और कह रहे हैं कि शोषण हमारा बिल्कुल जो है किया जा रहा है आज भी। छुआछूत पर आप क्या कहेंगे? छुआछूत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, छुआछूत को हम अपनी तरीके से आपको समझाते हैं। छुआछूत कुछ नहीं होता है, छुआछूत हम नहीं मानते हैं। मानते तब है हम आपके दरवाजे पे आएंगे, खाएंगे भी, पानी भी पिएंगे, लेकिन आप हमारे लिए वो गिलास लाइए जिस गिलास में मांस और मछली सटा हुआ ना हो। आप हमारे लिए वो थाली लाइए, आप हमारे लिए वो कढ़ाई लाइए जिस कढ़ाई में मांस और मछली न बनता हो। आप मांस मछली भी खाएंगे और हम आपके घर आके खाएंगे भी। ये कौन सी समानता हुई भाई? ये समानता कौन सी हुई? मांस खाने वाले के घर में हम खाना नहीं खाएंगे। आप नई थाली लाइए, हमको प्यार से बैठ के आपके साथ खाएंगे। नहीं खाएंगे तब न कहेंगे कि समानता नहीं मानती है स्वर्ण आर्मी। जी, दोनों बातें तो चल लेकिन रही मांस है। पर तो ये भी कहा जाता है कि सवर्ण भी खाता है, सवर्ण भी खाता है और मांस उस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको अपनी जिंदगी जीने की आजादी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मांस कभी किसी को नहीं खाना चाहिए। मांस और मदिरा ये दो चीज सनातन के लिए, ये किसी वेद में, किसी रामायण में ये नहीं लिखा गया है। मांस का मतलब है राक्षसी भोजन। राक्षसी भोजन, मांस राक्षसी भोजन करते हैं। इसलिए सनातन धर्म में रहने वाले कोई भी जाति का हो, कोई भी प्राणी हो, तो मांस नहीं खाना चाहिए। ये मेरा विचार है। जी, लोगों को शाकाहारी होना चाहिए। जी बिल्कुल। और ऐसा पूरे देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने तर्क भी दिए हैं और वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि मांस जो है व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, उनको शाकाहारी जो है रहना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि मांस खाने से ही ताकत आती है। जो मांस नहीं खाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोगों के उदाहरण हैं, उनके पास असीमित जो है शक्तियां हैं। पुराने जितने लोग हैं उनको देख लीजिए या फिर नए उसमें बात करें, किसी जीव की हत्या करना तो बिल्कुल जो है अपराध ही है, लेकिन लोगों के अपने अपने खाने के लिए और स्वाद के लिए जो है तर्क नए और बेहतर शायद हो भी सकते हैं। लेकिन साथ ही देश भर में जब ये नौकरी की बात आती है, नौकरी को लेकर के कहा जाता है कि जो 98% है, 95% है, 90% वाला पीछे रह जाएगा और 33% वाला और 50% वाला जो है वो आगे नौकरी पालेगा। जो ये अगर व्यवस्था है तो आने वाले समय में क्या ये खतरनाक नहीं होता जा रहा है? अगर एक कम शिक्षा वाला व्यक्ति अगर प्रशासन में होगा, सिस्टम के अंदर होगा, तो वो कैसे सिस्टम को आगे बढ़ा पाएगा, कैसे सिस्टम को आगे ले जा पाएगा? जी बिल्कुल, ये खतरनाक है और ये देश के हित में कभी उचित नहीं है। आरक्षण से पाया हुआ व्यक्ति देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता है। जो 70% लाकर जॉब करेगा वो क्या पढ़ाएगा किसी को? जो 70% लाकर टीचर बन जाएगा वो क्या पढ़ाएगा किसी को? तो मैं नहीं मानता कि आरक्षण देश के लिए कभी भी लाभदायक था। ना 70 वर्ष पहले लाभदायक था, ना आज लाभदायक है, ना आने वाले समय में लाभदायक होगा।
आरक्षण जी कभी भी लाभदायक नहीं होगा। आरक्षण देश के लिए एक रोड़ा है जिसे हटाना बहुत जरूरी है, और स्वर्ण आर्मी प्रतिबद्ध है कि आरक्षण को एक दिन हम लोग देश से हटाकर मानेंगे। नेता जो गुमराह करते हैं, हर बार बयानबाजी जो है करते हैं और तमाम चीजों पर बोला जाता है। मंचों पर आज न तो प्रधानमंत्री ब्राह्मण है, न ही मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, ऊपर से आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि ये जातियां तो ब्राह्मणों ने बनाई हैं, पंडितों ने बनाई हैं। उस पर कैसे देखते हैं? क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कह रहा है, वही कह रहे हैं जो बहुत जो है धर्म ध्वजा लेकर के चल रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन को बहुत आगे जो है जाना होगा, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनकी परिकल्पना में कैसा ये हिंदू राष्ट्र है जहां वो ये बता रहे हैं? जी मोहन भागवत के बयान पे मैं अपनी प्रतिक्रिया दिया था और आज भी वही प्रतिक्रिया देना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसा उनके जैसे लोग को कम से कम ये बयान तो नहीं देना चाहिए कि जातियां ब्राह्मण नहीं बनाई है। जिस सरकार के साथ हो रह के अपनी संस्था को चला रहे हैं, और जब से उनकी संस्था की उत्पत्ति हुई और उनकी संस्था को उत्पादन करने वाला भी एक ब्राह्मण ही था, और जिस सरकार के साथ मिलकर अभी वो देश में चल रहे हैं, वो सरकार खुद जाति प्रमाण पत्र बना के देती है। तुम फलाना जाति के हो तो तुम फलाना जाति के हो, और वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने जातीय को बनाई है, जातीय तो ब्राह्मण ने बनाई है। तो ये एक हास्यास्पद इनका एक बयान था जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। उनको खुद इस बयान पे सोचना चाहिए और आके देश के सामने माफी भी मांगना चाहिए, सारे ब्राह्मण के सामने माफी मांगना चाहिए उनको, जो उन्होंने बयान दिया था कि जातियां तो ब्राह्मण बनाते हैं। अरे जातियां, बिल्कुल आपकी बात जाति सही प्रमाण है कि जब जातियां अगर ब्राह्मण बनाता है तो जाति प्रमाण पत्र सरकार कैसे जारी कर सकती है? उसको तो पंडित के पास जाना चाहिए। जन्म कुंडली बनवाता है, ठीक उसी प्रकार से जाति प्रमाण पत्र पंडितों को बांटने का जो है न तो अंग्रेजी काल में रहा है, न मुगल काल में रहा है, और न तो जो है अभी कोई ऐसा प्रमाण पत्र जारी है कि किसी पंडित ने जारी किया हो। सरकारें ही आज तक जो है जारी करती रही, और ये अंग्रेजों की चाल थी। उन्होंने जातियों में बांटा और उन्होंने जातियां बनाई, और जाति प्रमाण पत्र का ये जो नया जो उन्होंने दोहरा चरित्र जो है, नए मापदंड स्थापित किए, नई चीजें उन्होंने स्थापित की, नए तरीके से शासन चलाया, वो सभी ने पढ़ा भी है और देखा भी है, और उसका आज जो है भुगतान भी कर रहे हैं लोग। जो उन्होंने बोया है, जिस तरह से शासन करने की उनकी विधि थी, वो जानते थे कि किस तरह शासन पर जो है किया जा सकता है। लेकिन हम बात नरेंद्र मोदी जी की करें या योगी आदित्यनाथ जी की, दोनों लोग जो है सनातन को आगे बढ़ाने का हर बार जो है ये करते भी है कि सनातन को और आगे होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की जो बात की जाती है, कैसे देखते हैं आप? संविधान में तो कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र पर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी सवर्ण आर्मी के विचार हैं कि कैसे देखते हैं हिंदू राष्ट्र की कल्पना, परिकल्पना? जी हिंदू राष्ट्र से कभी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता है कि सभी जातियों को, सभी वर्णों को भाईचारे के एक सूत्र में बांधता है। तो हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत क्या है? 80% जो देश है वो इस्लामिक कंट्री है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, एक नेपाल है जी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर जातियां रहती है, और हर जातियों को, ये तो कहा गया है, हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि हिंदुत्व तो वो चीज है जो कि सबको एक सूत्र में बांध के रखता है, सबकी कल्याण की बात करता है, सबकी उन्नति की बात करता है। तो हिंदू राष्ट्र में दिक्कत क्या है? बिल्कुल होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में तिरंगा स्वीकार किया जाएगा? हिंदू राष्ट्र में बिल्कुल तिरंगा स्वीकार किया जाएगा। हिंदू जैसे भारत की अभी तिरंगा है, भारत की हमारी जो राष्ट्रीय जो झंडा है वो तिरंगा है, उसके बावजूद भी तो महावीर जी के झंडे निकलते हैं, परशुराम जी के झंडे निकलते हैं। अभी आपने कल मुहर्रम देखा होगा, उसमें उजला रंग का झंडा निकल रहा था, तो उससे क्या दिक्कत है? जी नहीं, लेकिन तिरंगे की बात यह है कि अगर तिरंगा, बहुत सारे लोगों को डर है कि हिंदू राष्ट्र की जब बात की जाती है तो कहीं ऐसा फ्लैग ना आ जाए जो धार्मिक ध्वज हो, तो क्या आपको लगता है कि ध्वज बदलने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर बदला जाना चाहिए? क्योंकि इस ध्वज को जो है आज तक इसी को देखते आए और इस
ध्वज से लोगों का जो है पूरा समर्पण भाव भी जुड़ा है, लोग जुड़े हैं तिरंगे से कि चाहे जो कुछ करो लेकिन छत पर जो है हमारी तिरंगा होना ही चाहिए और देश में जो है वो तिरंगा ही रहने दिया जाए। जी। हमारे राष्ट्र ध्वज में खुद चक्र है, हमारे राष्ट्र ध्वज में चक्र है और चक्र हिंदुत्व का ही प्रतीक है। तो ध्वज से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र सारे जातियों को सम्मान देता है, हिंदू राष्ट्र सारे जातियों में समाहित है और इस सृष्टि का सबसे पुराना कोई अगर आस्था है तो हिंदुत्व है, ये आपको भी पता होगा। हिंदुत्व से ही सारी जातियां, धर्म, जितना भी चीजें हैं आगे चल के वो हिंदुत्व से ही निकली है। जीतन राम मांझी ने बिहार में जब कहा था और ये सब तमाम बयान दिए थे, आज वो एनडीए में शामिल हो गए, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक तो वो बहुत जो है गलत बयान और राम और रामायण पर जो है बहुत सारी चीजें जो है करते रहे, लेकिन आज एनडीए में शामिल हैं, भाजपा के साथ हैं, एक साथ जो है गठबंधन करके बैठे हैं। कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति को और इन नेताओं को? मुझे तो बहुत हंसी आती है कि जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो के फर्स्ट नंबर पे रखी थी कि जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो मैं राम का मंदिर बनवाऊंगा, जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम राम की मंदिर बनाएंगे। हालांकि पार्टी के अप्रोच के साथ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ राम मंदिर बन भी रहा है और वही पार्टी जीतन राम मांझी जैसे लोग को अपने पार्टी में शामिल कर लेती है। उनके बिना उनकी सरकार चल नहीं सकती है। क्या मजबूरी है भाई कि एक जीतन राम मांझी के चलते आपकी सरकार नहीं चल सकती है? चल सकती है, लेकिन ये जो दोहरा चरित्र है इन लोग का, ये राजनीतिक दलों का, इस पे मैं नहीं जाना चाहता। कि आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि सत्ता का प्रेमी है ये लोग। ना तो इन्हें आस्था से कोई मतलब है, ना इन्हें राम से कोई मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं। इन्हें अपनी सत्ता आनी चाहिए, चाहे वो महबूबा मुफ्ती के साथ, मुस्लिम हिंद के साथ में भी हो जा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ भी जब सरकार बना सकते हैं तो जीतन राम मांझी के साथ क्यों नहीं जा सकते हैं? कोई आने वाला समय उन्हें बताएगा। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में इस समय मुख्तार भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो है बात ये भी हो रही है, चर्चा भी गर्म है कि मुख्तार अंसारी के बेटे भी शामिल हो गए हैं एनडीए में। अब उनको कितना सम्मान जो है वो देना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनके पिता को जो है लेकर के ऐसे बयान थे, ऐसी सारी चीजें थी। अब उनका बेटा जो है शामिल हो गया है एनडीए में, तो इसको लेकर के कैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी संभव है? राजनीति में चाहे जो करते जाओ, कल को अगर आवश्यकता पड़ी तो राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं, विचारधाराएं भी बदली जा सकती हैं। क्योंकि जब विभिन्न विचारधाराओं के लोग जब पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो फिर किस तरफ पार्टी जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस आप एजेंडे के साथ आगे बढ़ते हैं, जिस आप मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ते हैं, उसके साथ आपको आगे जाना चाहिए। आप सत्ता के लोभ में, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार बोला था, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार बोला था कि अगर सत्ता के लिए मुझे अपने विचारधारा से विपरीत जाना पड़े तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। इस पंक्ति को मोदी जी को याद करना चाहिए। मोदी जी का भाजपा और अटल बिहारी वाजपेयी का भाजपा, इन दोनों में अंतर है। और मोदी जी के भाजपा में, अभी आपने बोला कि राहुल गांधी क्या शामिल हो सकते हैं? क्या बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। मोदी जी की भाजपा में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मुद्दे से अगर इससे ना बचे भारतीय जनता पार्टी तो ये देश में वापस फिर दो सिक्के आ जाएगी। ये मेरा विश्वास है। बिहार के साथ में क्या आपको लगता है कि गलत हुआ है जिस तरह से नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाई और फिर अपनी विचारधाराएं और तमाम चीजें थोपी गई? कैसे देखते हैं आप कि आने वाले समय में जनता किस पर बिहार का जो है विश्वास करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सवर्ण जुड़ता है, शोषण तो उसका राजनीति ही करती है।
तो उसको भी तय करना पड़ता है कि किसी ना किसी पार्टी के साथ या किसी ना किसी बड़े नेता के साथ हमें जाना तो पड़ेगा ही। क्योंकि हम लड़ाई अब लोकतंत्र की है तो लोकतंत्र के तरीके से ही हम लड़ सकते हैं, और इसमें जरूरी भी है कि हम कैसे शीर्ष पदों पर जो हमारे नेता बैठे हैं उनमें से किसी चुना जाए। बिहार क्या देखता है, बिहार किसमें भविष्य देखता है? देखिए, बिहार विकास देखता है, बिहार चैन और सुकून चाहता है, बिहार पढ़ाई के मामले में अव्वल है। आपने ही बोला था एक बार मुझसे कि आईएएस अफसर सबसे ज्यादा बिहार से निकलते हैं। तो बिहार जी एक ऐसी राजनीति में दलदल में फंस गई है आज कि बिहार खुद रो रही है कि हम किसके हाथों में है। नीतीश चाचा को पलटू चाचा कहा जाता है, नीतीश जी को पलटू चाचा कहा जाता है। उन्हें 2 मिनट नहीं लगता है सरकार को चेंज करते हुए अपने कुर्सी के लिए। वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि कटिहार में गोली चली, बिजली नहीं मिल रही थी गांव वालों को, गांव वालों ने प्रदर्शन किया और गांव वालों पे गोलियां चला दिया गया। और बिहार के मुख्यमंत्री चले हैं महागठबंधन और इंडिया का गठबंधन बनाने। जी बिहार की राजनीति अभी बेहद ही बेकार स्थिति में गुजर रही है और स्वर्ण आर्मी अपनी कार्यकारिणी की गठन कर रही है और स्वर्ण आर्मी एक दिन बिहार में राजनीति का दिशा और दशा दोनों तय करेगी, इसका मुझे विश्वास है। जी। लेकिन बिहार इस बार जो 24 में जो चुन रहा है, उसे लग रहा है कि इस बार जो है उम्मीद करके वोट दिया जाए भाजपा के साथ ही खड़ी होगी, या फिर अन्य पार्टियों में भी आपको लगता है कि उन पार्टियों के साथ भी जो है बिहार की जनता जा सकती है? क्योंकि जहां मनीष कश्यप जैसे पत्रकार वो भी सुरक्षित अगर नहीं रह पाए और जिन्होंने बिहार को बढ़ाने के लिए जो है बीड़ा उठाया और उनको दबा दिया गया, गला दबाना ही कहेंगे, अपने बिहार में तो रख नहीं पाए, दूसरी जगह जो है वो चीज करवाई गई। साजिश के शिकार हुए, षड्यंत्र के शिकार होते हैं फिर ऐसे लोग। जो नया युवा अगर उठता है, अपने बिहार को उठाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, बचाना चाहता है गंदे राजनेताओं से और गंदी राजनीति से, तो ऐसे में उसको दफनाना जरूरी है। षड्यंत्र उसके खिलाफ होते हैं। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर मनीष कश्यप के अगर में कोई फैसला जल्दी नहीं आता है, अभी तमिलनाडु से उन्हें बिहार के जेल में लाने वाले हैं लेकिन उसमें भी देरी हो रही है। मैं चाहूंगा कि उन्हें बिहार के जेल में लाया जाए, तमिलनाडु में ना रखा जाए। दूसरी चीज की 2024 तक अगर मनीष कश्यप बाहर नहीं आते हैं तो 2024 का इलेक्शन से पहले हम एक बड़ा घेराव करेंगे और मनीष कश्यप के सपोर्ट में हम खड़े होंगे और जगह जगह आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो बिहार बंद भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो इलेक्शन का बाइकआउट भी करेंगे। जी। लेकिन क्या ऐसे बड़े मुद्दे प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचते होंगे, या फिर बड़े मुद्दे आरएसएस तक नहीं पहुंचते होंगे? आरएसएस के कभी सदस्य रहे मनीष को आरएसएस ने आखिर क्यों नहीं बचाया? क्योंकि आरएसएस अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बोलता है। तो अगर वो संस्कार जो है, संस्कारों में आरएसएस की कमी है, या फिर आरएसएस में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुछ कमी है, जो बताती कुछ और है लेकिन शोषण वो भी करने में पीछे नहीं? आरएसएस के संस्कार पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसलिए मनीष कश्यप के तरफ ध्यान नहीं है क्योंकि आरएसएस को भी पता है, भाजपा को भी पता है कि ये छोटे छोटे दलों में, छोटी छोटी जातियों में मिश्रा है, तो आप तिवारी हैं, तो आप क्षत्रिय हैं, तो आप भूमिहार हैं, इन चीजों में ये बटे हुए हैं। जिस दिन उनको पता चल जाएगा, जो हमारी ताकत ये देखेंगे अगर मनीष कश्यप नहीं छूटते हैं और जो हम ताकत इनको दिखाएंगे रोड पे आकर, उस दिन बिल्कुल सारे जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सारे जितने भी प्रधानमंत्री, अभी आप बोल रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं, सारे निकल के आएंगे और मनीष कश्यप के सपोर्ट में खड़े होंगे, ये मुझे विश्वास है। जी। सवर्ण आर्मी की तरफ से आप और कोई तैयारी चल रही है, कोई और ऐसी बात जो देश के सवर्णों को जान लेनी चाहिए, जो अभी तक के संगठनों ने कर नहीं पाया, वो कुछ नया और कुछ अलग करना चाह रहे हैं? जी। सवर्ण आर्मी प्रत्येक राज्य में, भारत के सभी राज्यों में स्वर्ण आर्मी सभी चीफ मिनिस्टरों को ज्ञापन देगी कि हर राज्य में स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। अगर नहीं करती है स्वर्ण आयोग की गठन तो हम धरना देंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन स्वर्ण आयोग का गठन करवा के माने। इस प्रकार से SC/ST एक्ट से सबसे ज्यादा हम परेशान हैं, हमारी शोषण हो रही है। हर जातियां यही कहती है कि स्वर्ण हमारे शोषण किए हैं, स्वर्ण हमारे शोषण किए हैं, लेकिन वास्तव में अगर किसी का शोषण हुआ है तो आज वो स्वर्ण है। हमसे हमारी मृत्यु इच्छा भी नहीं पूछी जाती है। संविधान में अगर किसी की फांसी की सजा हो तो उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है,
यहाँ तो हमारी अंतिम इच्छा भी नहीं पूछी जाती है। कोई आके फर्जी लिखवा देता है कि प्रकाश मिश्रा ने मेरा हाथ पकड़ा और प्रकाश मिश्रा को जेल में डाल दिया जाता है। तो हमारी सबसे मेन मुद्दा ये है कि हम हर राज्य के चीफ मिनिस्टर को, हर राज्य के राज्यपाल को के पास हम जाएंगे और ज्ञापन देंगे, और हर राज्य में हम चाहेंगे कि स्वर्ण आयोग का गठन हो और हमारी मांगों को सुनी जाए। अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरे देश में करेंगे और अपने इस मुद्दे को हल करवा के मानेंगे। आपके लोगों में भी तिलक, तराजू और तलवार जो दिखता है वो प्रतीक है कि एकजुट हो गए हैं, क्योंकि तराजू न्याय का भी प्रतीक है और वैश्य समुदाय का भी प्रतीक है, या फिर हम कहें कि एक वर्ण का प्रतीक। तलवार की बात आती है तो जो तलवार है वो रक्षा का भी प्रतीक है, क्षत्रियता का भी प्रतीक है और एक संपूर्ण एक वर्ण का भी प्रतीक है। और वो ये बताती है कि हम अपनी सरहदों से लेकर के हर जगह अपनी रक्षा, आत्मरक्षा तक कैसे कर सकते हैं, वो तलवार के दम पर। तो इस लोगों से जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप पहुंच रही है जी। अब समस्या जो है, जो भीम आर्मी को हो रही है, वो कहीं ये तो समस्या नहीं हो रही है कि हमने पहले आर्मी बनाई है, अब ये सवर्ण भी अपने नाम के आगे आर्मी लगा रही है, और ये एकजुट अगर संगठित हो जाएंगे तो डर है उनको, भीम आर्मी को, जो लगातार सवर्णों के खिलाफ जो टारगेट उनका है वो हमारा मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। अभी तक अलग अलग फूटे थे, लेकिन सर्वेश पांडे, प्रकाश मिश्रा ये सब एकत्रित कर लेंगे तो हमें बड़ी समस्या हो पाएगी, हम गाली गलौज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी हम राजपूतों को गाली दे लेते हैं तो ब्राह्मण चुप रहते हैं, हम ब्राह्मणों को गाली देते हैं तो राजपूत चुप रह लेते हैं। तो एक करके हम सभी को गालियां भी देते हैं और कोई किसी के उसमें पड़ता नहीं है, कहता है अरे अब तो ब्राह्मणों को दी जा रही है तो क्षत्रिय क्यों बोले, क्षत्रियों को दी जा रहे हैं तो ब्राह्मण क्यों बोले, वैश्य क्यों बोले। अब जब तीनों आप वर्ग इकट्ठा कर रहे हो जो शोषित हैं लेकिन अलग अलग, उनकी कुंठा है, इकट्ठा भी होना चाह रहे थे, ऐसे में सवर्ण आर्मी को उम्मीद मानी जाए उस शोषित समाज के लिए संपूर्ण। जी बिल्कुल, स्वर्ण आर्मी को जिस भाषा में जो गाली देगा, जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में स्वर्ण आर्मी उसे समझाएगी। स्वर्ण में किसी को भी कोई गाली कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये स्वर्ण आर्मी का प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा नहीं वचन है कि हमारे समाज के किसी भी लोग को कोई भी अगर गाली देगा तो हम उसकी भाषा में उसको जवाब देंगे, ईट की जवाब पत्थर से देंगे। हाँ, पहले हम किसी को गाली नहीं देते हैं, ना देंगे, किसी पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। जो हम पे टीका टिप्पणी करेगा हम उसको उसकी भाषा में समझाएंगे। जी। इस देश में लोगों को जातियों और धर्म से बहुत जल्दी जो है जोड़ लिया जाता है। अगर अभी हाल का ताजा मामला है जी, 1 मिनट दीजिए, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले दलितों को ये सोचना चाहिए कि भीम आर्मी उनका हितैषी नहीं है। भीम आर्मी उनका हितैषी नहीं है। क्यों, आपको कैसे लग रहा है कि भीम आर्मी उनकी हितैषी नहीं है? ये जो आप कह रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी के तो चीफ लगातार चिल्ला रहे हैं कि हम तो दलितों की हितैषी। मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए नहीं हितैषी है कि भीम आर्मी को चाहिए कि घर घर जाएं, जैसे हम जाते हैं, जैसे सर्वेश पांडे जाते हैं। एक दिन भी नहीं बैठते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी इस जिले में, कभी उस जिले में, कभी इस राज्य में, कभी इस राज्य में, और जाकर मीटिंगें करते हैं और देखते हैं और पूछते हैं कि आपको किस चीज से दिक्कत है, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो किसी आगे वाले आदमी को बोलते हैं। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। इस प्रकार से भीम आर्मी के अध्यक्ष को तो मैंने कभी किसी के पास गए हो और पूछे हो कि क्या आपको खाना मिल रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, ये जरूर देखा है मैंने कि वो टीवी चैनल पे आने का उनको बहुत शौक होता है। ये मैंने देखा उन्हें हेलीकॉप्टर में उड़ने का बहुत शौक होता है। ये मैंने देखा है उनको कि 4 लड़कों को पैसा देकर लेकर और सरकार के खिलाफ और स्वर्णों के खिलाफ जहर उगलने का उनके पास टाइम होता है। लेकिन इतना टाइम तो नहीं होता है कि अपने समाज के 10 व्यक्ति के पास जाकर हम बैठे और उनसे पूछे कि आपको क्या दिक्कत है। इसलिए भीम आर्मी दलितों का हितैषी नहीं है। हमें दलित से मतलब नहीं है,
हमें दलित से कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके समाज का कोई आदमी उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, ये अच्छी बात है, करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं अपने समाज के लिए। लेकिन हम किसी का गाली नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर आप मुझे गाली दीजिएगा तो आपके भाषा में हम भी आपको समझाएंगे। अब ये समझ चुके हैं स्वर्ण समाज। जी, आने वाले समय में क्या प्लान आपके जो है रहेंगे बिहार और पूरे देश में? सदस्यता अभियान का क्या है, ये भी आप हमारे दर्शकों को आप जरा बताएं कि सवर्ण आर्मी ने क्या सदस्यता के लिए रखा है, किस तरह से जो है इसमें लोग शामिल होते हैं, क्या तरीका है? क्योंकि तमाम संगठन है और पहली बार मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों के मैसेज भी आए कि सवर्ण आर्मी से कैसे जुड़ा जाए, कैसे संपर्क आपके अधिकारी लोग भी करते हैं जो आपके इसमें हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका कैसा व्यवहार रहता है, अगर कोई जानकारी चाहता है, और वो भी तमाम चीज। स्वर्ण आर्मी का भी मुख्य उद्देश्य ये चल रहा है, जो सदस्यता अभियान। अगर स्वर्ण आर्मी में आपको ज्वाइन करना है तो हमारी वेबसाइट है www.swarnarmy.in। इस पर जाकर आप लॉगिन कीजिए, वहां से आप अपना डिटेल भरिए और सीधे आप जुड़ जाइएगा। आपके पास कॉल चला जाएगा, आपके लिए एक आईडी भी बन के आएगी, वो आपको दी जाएगी। दूसरी चीज है कि ये हो गया ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए हमारे हर राज्य में कार्यकर्ता हैं, हर राज्य में पदाधिकारी हैं जो वहां पे स्वर्णों को ज्वाइन करवाने का काम करते हैं, स्वर्णों से मिलते हैं। जैसे अभी हमारे बिहार में कार्यकारिणी की गठन चल रही है। हर जिले, हर ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हम पदाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। वो पदाधिकारियां, ग्राम के पदाधिकारियां ग्राम तक, ग्राम के लोगों को जोड़ेंगे, ग्राम से ऊपर मंडल के लोगों को जोड़ेंगे, मंडल से ऊपर जिला वाइज जोड़ेंगे, जिला वाइज से लेकर राज्य वाइज तक जोड़ेंगे। इस तरह से हमारे कार्य अभी बहुत तेजी से चल रहा है और निश्चित तौर पर 1.5 से 2 साल का हमारा टारगेट है। पूरे देश से में हम, आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल। एक जी प्रकाश मिश्रा, आ रही है ना आवाज मेरी? हाँ पूछिए। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। और कोई बात जो हमारे दर्शकों तक और आप अपने प्रशंसकों तक, शुभचिंतकों तक कुछ पहुंचाना चाह रहे हैं, कोई मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप पहुंचा सकते हैं। जी। मैं अपने प्रशंसकों से तथा आपके जितने भी व्यूअर हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण आर्मी के बारे में सबको बताइए। स्वर्ण आर्मी हमेशा स्वर्णों के साथ है, और स्वर्ण आर्मी सिर्फ स्वर्णों के साथ ही नहीं है, स्वर्ण आर्मी उनके साथ भी है जो हमारी मुद्दों से सहमत है, जो हमारी मुद्दों को मानते हैं, उन सबके साथ हम हैं। अपील रहेगा मेरा सबसे। शुक्रिया। तो हमारे साथ में थे प्रकाश मिश्रा जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं सवर्ण आर्मी बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश मिश्रा जी, आप जुड़े और आपने जो है पहले की तरह ही सवर्ण आर्मी की भी बात रखी और सवर्णों की बात रखी कि हमारी लड़ाई और हमारी मांग किसी जाति विशेष से नहीं है, लेकिन अगर किसी के अधिकारों का हनन होगा, हमारे समुदाय का अगर हनन होगा, उसके लिए हम खड़े रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।